हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर और एसेट 14 चैप्टर अपना स्टार्ट हो गया है और 14 चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणा है। राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणा के दो टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। पहले वाले अपन ने पार्ट के अंदर क्या देखा था? राष्ट्रीय आय के बारे में सामान्य जानकारी ली थी और साथ में अपन ने देखा था कि राष्ट्रीय आय से क्या पता चल रहा है? देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चल रहा है, देश विकसित है या विकासशील है बच्चों, ये पता चल रहा है। और साथ में अपन ने देखा था कि राष्ट्रीय आय प्रवाह है, तो हमने स्टॉक और प्रवाह के बारे में देखा था। अब जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर अपन ने क्या देखा था? आय का चक्राकार प्रवाह। इसमें अपन ने देखा था कि संपूर्ण देश के अंदर हमारे अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही है उनसे जो अर्जित आय है उसका क्या होता है? एक चक्र चलता रहता है और उस चक्र को कहते हैं आय का चक्राकार प्रवाह। जिसमें आपने देखा था कि एक तो बंद अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह था, एक खुली अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह था। तो हमारे सिलेबस के अंदर था बंद अर्थव्यवस्था में, जिसमें अपने दो क्षेत्र देखे थे, परिवार क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र, और दोनों भी ही वस्तु और सेवा और मुद्रा का किस प्रकार से प्रवाह हो रहा था ये अपन बच्चों देख चुके। आज अपन क्या देखेंगे? आज देखेंगे अपन ने वस्तुएं। तो राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणा जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना किससे होती है? अंतिम वस्तुओं से, है ना। अभी अपन राष्ट्रीय आय के बारे में अपने बहुत कम जानकारी अभी ली है, ऊपर से जानकारी ली है। अभी अपना जो 15 चैप्टर आएगा उसके अंदर अपन बहुत अच्छे से देखेंगे कि हम राष्ट्रीय आय का मापन कैसे करते हैं। और राष्ट्रीय आय को मापने के लिए हमें देखना होता है कि अंतिम वस्तुएं क्या है, उपभोग वस्तुएं क्या है। तो अभी हम ये सब कुछ देख लेंगे कि वस्तुओं को उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं। तो हमारे अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को हमने कुछ इस तरह से बांटा है: उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं और बच्चों मध्यवर्ती वस्तुएं। उपभोग नाम से क्लियर है, ऐसी वस्तुएं जिनको खरीदने के बाद उसका उपभोग ही होता है ना। ऐसी वस्तुएं जिसको जब उपभोक्ता खरीदता है तो मात्र इसका उपभोग ही किया जा सकता है। अर्थात ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका निर्माण हुआ है, यदि वो बन गई है तो उसके बाद उसका पुनः दोबारा किसी निर्माण कार्य में इसका उपयोग नहीं होगा, इसका उपभोग ही मात्र उपाय है। एक बार फिर से मैं इसको समझाती हूँ और अच्छे से कि उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको कोई उपभोक्ता खरीद लेता है तो इसका मात्र उपभोग ही संभव है। ऐसा नहीं है कि उन वस्तुओं से हम कोई दूसरा उपयोग नहीं ले सकते हैं। अर्थात जिन वस्तुओं का निर्माण सिर्फ उपभोग के लिए होता है बच्चों, इन्हें हम उपभोग वस्तुएं कहते हैं। और ये टिकाऊ और गैर टिकाऊ दोनों होती है। जैसे आपके घर के अंदर मम्मी ने खाना बनाया है, रोटी बन गई है, बर्गर बनाया है या पकौड़ी बनाई है, अब इसका क्या यूज है? सिर्फ खाने का यूज है, इससे कहीं और कोई चीज तो नहीं बनेगी। तो ये वस्तुएं कहलाती है उपभोग वस्तुएं और ये गैर टिकाऊ वस्तुएं। लेकिन यदि आपके घर में पंखा है, फ्रीज है, एसी है, वो क्या काम आते हैं? उसका भी मात्र उपभोग है। पंखे से हम और कोई नया चीज नहीं बना सकते, फ्रिज से हम कुछ और नहीं बना सकते। तो ये सारी वस्तुएं उपभोग वस्तुएं कहलाती है। पंखा, फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी, ये सब हमारी टिकाऊ वस्तुएं। तो आया बच्चों समझ में? उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनको खरीदने के बाद मात्र इसका उपभोग ही किया जाता है। ये निर्माण प्रक्रिया के अंदर पुनः वापस नहीं जाती है और इससे कोई और चीज नहीं बनती है। ठीक है, अब आती है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनके निर्माण के बाद वो जो वस्तुएं उनका अन्य वस्तुओं के निर्माण में भी उपयोग होता हो। आई बात समझो? पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है? पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक बार बन गई तो बनने के बाद इसका मात्र उपभोग ही नहीं होगा, बल्कि इन वस्तुओं से हम अन्य वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। और बच्चों, पूंजीगत वस्तुएं हमेशा टिकाऊ होती है। क्यों? क्योंकि इसका बार बार यूज होना है। एक बार बन गई तो ऐसा नहीं है कि इसको बस सिर्फ यूज करना, नहीं, हम इससे और नई दूसरी चीजें बनाने के अंदर बच्चों इसको यूज में लेते हैं। और पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य हमेशा अधिक होता है। उपभोग वस्तुएं सस्ती हो सकती है और महंगी भी हो सकती है। जो गैर टिकाऊ होती है वो क्या सस्ती होती है और टिकाऊ महंगी होती है। लेकिन पूंजीगत वस्तुएं सभी टिकाऊ होती है और साथ में महंगी भी होती है, उनका मूल्य अधिक होता है। अब एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप, कई तरह के औजार हैं, औजार होते हैं, है ना। कैंची है, अब ये क्या, एक बार कैंची बन गई तो क्या, कैंची से हम कई सारे अन्य कार्य कर सकते हैं। कई सारे टूल्स होते हैं, गाड़ी के टूल्स होते हैं, मशीन ठीक करने के बच्चों टूल्स होते हैं। तो ये सारे टूल्स क्या है? ये सारे टूल्स अन्य चीजें बनाने में काम आते हैं। इसी प्रकार हमारी बांध, नहर, इसका भी क्या है, कई तरह के अन्य कार्यों के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। बांध के पानी से बिजली बनाई जाती है, नहर के पानी से सिंचाई की जाती है। तो बच्चों, ऐसी वस्तुएं जिनको खरीदने के बाद
उसका मात्र उपभोग करना ही नहीं है, बल्कि अन्य वस्तुओं के निर्माण में जो काम आती है उन्हें हम पूंजीगत वस्तु कहते हैं। पूंजीगत वस्तु का मूल्य अधिक होता है और वो टिकाऊ होती है। अब हम बात करते हैं बच्चों अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तु देखा जाए तो उपभोग वस्तुएं ही है, क्योंकि अंतिम वस्तुओं का यही है कि खरीदने के बाद उसका किसी अन्य निर्माण कार्य या निर्माण के चरण के अंदर ये पुनः नहीं जाती है, उन्हें ही हम अंतिम का मतलब है ऐसी वस्तु जिसका निर्माण क्यों किया गया है, मात्र और मात्र उपभोग के लिए, वो निर्माण के चक्र के अंदर वापस दोबारा वहां नहीं जाएगी, उन्हें ही हम अंतिम वस्तु कहते हैं। और उपभोग वस्तु और अंतिम वस्तु दोनों एक ही है। तो इसमें रोटी है, कोई पंप सेट है, ये क्या चीज है, इसका उपयोग सिर्फ उपभोग के लिए ही होता है। अब आती है मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं होती है जिनको एक बार यदि वो बन गई है तो वो वापस निर्माण क्रिया के अंदर जाएगी और उससे हम अन्य चीजें बना पाएंगे। जैसे कि हम पूंजीगत वस्तु की बात कर रहे थे, बस वही चीजें मध्यवर्ती वस्तु है। जैसे सुई धागा है, आपका आटा है तो आटा से रोटी बनती है, ब्रेड बनती है, बिस्किट बनते हैं, सुई धागे से कपड़ों की सिलाई होती है, चमड़े की सिलाई होती है, और भी कई जगह पे सुई धागा काम में आता है, कैंची है, टूल्स है, ये सारे बच्चों क्या होते हैं, मध्यवर्ती वस्तु होती है। तो यहाँ पर एक बात, इन चारों तरह की वस्तुओं को समझने के बाद हम एक बात और समझेंगे, क्योंकि हम बात काहे की कर रहे हैं बच्चों, राष्ट्रीय आय की। तो जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम उसमें अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों की ही बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, राष्ट्रीय आय क्या है, देश की अर्थव्यवस्था के अंदर समस्त आर्थिक क्रियाओं से अर्जित आय का योग क्या होती है, राष्ट्रीय आय। अब समस्त आर्थिक क्रियाओं के अंदर अपन जब देखते हैं, बात करते हैं, तब हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं की बात करेंगे। अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों का योग ही राष्ट्रीय आय होता है। वो हम 15 चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे राष्ट्रीय आय मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, और उस सब के अंदर हम इस चीज को डिटेल समझेंगे। अभी हम इन चारों प्रकार की वस्तुओं के बारे में हमने देख लिया। इसके साथ ही हम आते हैं राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाओं के अंदर पहली अवधारणा है निवेश। बच्चों निवेश वर्ड आपने अच्छे से सुना है, बहुत बार सुना है। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और आपने भी पापा वगैरह के मुंह से सुना होगा कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या निवेश। तो इन्वेस्ट का मतलब होता है ऐसा उत्पादन के लिए किया जाने वाला व्यय जो हमको भविष्य के अंदर, जिसमें हमको लाभ की आशा हो। उत्पादन के लिए किए जाने वाला व्यय जिसमें हमको आशा होती है कि भविष्य के अंदर हमको लाभ होगा। तो निवेश का मतलब होता है उत्पादन के लिए किए जाने वाला व्यय। अब हम व्यय करते हैं, आपने देखा होगा कोई भूमि खरीद कर रख लेता है, कोई अपना पैसा बैंक में रखता है, एफडी करवा देता है, तो कोई बिल्डिंग बना के किराए पे दे देता है, कोई किसी ने जमीन खरीद ली है, कोई गोल्ड खरीद लेता है, तो कोई फैक्ट्री डाल देता है। तो निवेश अलग अलग तरह का होता है बच्चों। जब निवेश सिर्फ पैसों के रूप में होता है, सिर्फ मुद्रा के रूप में होता है, तो बच्चों हम उसे कहते हैं मौद्रिक निवेश। क्या कहते हैं, मौद्रिक। मौद्रिक मतलब सिर्फ मुद्रा के रूप में। यदि आपने अपना पैसा बैंक में रख दिया है बच्चों, या आपने उसकी एफडी करा ली है, या इसके अंदर आपने शेयर वगैरह खरीद लिए, तो ये क्या हुआ बच्चों, सिर्फ मौद्रिक निवेश। क्योंकि अपन ने इसमें क्या किया है, सिर्फ मुद्रा को पूंजीगत स्टॉक बढ़ाने के लिए सिर्फ मुद्रा को अपन ने व्यय किया है। लेकिन यदि हम मुद्रा को व्यय करके और कुछ साधन खरीद लेते हैं जो उत्पादन प्रक्रिया के अंदर हमारे काम आएंगे, जैसे आपने क्या करा, भूमि खरीद ली, कोई बड़ी बिल्डिंग बना दी है, आपने बड़ी बड़ी मशीनें खरीद ली है, तो यह हमारा जो मौद्रिक निवेश था वो वास्तविक निवेश बन जाता है। आ रहा है बच्चों समझ में। दोनों के अंदर हम मुद्रा को तो व्यय कर रहे हैं, तो दोनों ही पहले तो मौद्रिक निवेश था, लेकिन जब हम मुद्रा को मुद्रा के रूप में ही रहने देते हैं, जैसे बैंक में रहने दिया, तो वो हमारा मौद्रिक निवेश ही होगा। और हमने उसकी एफडी करा ली है, तो 5 साल के बाद हमारा उसमें इंटरेस्ट जुड़ करके हमारा पैसा बढ़ जाएगा। तो आपने यदि एफडी करवाई है बच्चों, तो हम इसको मौद्रिक निवेश कहेंगे। लेकिन आपने मुद्रा खर्च करके भूमि खरीद ली है, आपने औजार खरीदे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें खरीद ली है, आपने कोई फैक्ट्री लगा दी है, आपने कोई विद्यालय खोल लिया है, तो बच्चों हम इसको वास्तविक निवेश कहते हैं। तो आया बच्चों समझ में, मौद्रिक निवेश क्या है और वास्तविक निवेश क्या है। और हमेशा बच्चों एक बात याद रखो कि वास्तविक निवेश में ही अधिक लाभ होता है, क्योंकि मौद्रिक निवेश में तो मुद्रा पड़ी है, लेकिन वास्तविक निवेश के अंदर जब आप मुद्रा का इस तरह के सामान खरीदते हो, कोई बिल्डिंग बना लेते हो, या फिर आप उससे कोई बड़ी बड़ी मशीनें खरीद लेते हो, तो उससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और हमको अधिक प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गया बच्चों मौद्रिक निवेश और वास्तविक निवेश। इसके साथ साथ हम सकल निवेश और शुद्ध निवेश की बात करते हैं। और एक एग्जाम्पल मैंने कल उस पहले वाले वीडियो में भी लिया था कि एक बिल्डिंग, हमारी कोई स्कूल है जिसके अंदर पूंजीगत स्टॉक है, फिर हमने उसके अंदर पहले से 1000 फर्नीचर थे, फिर हमने 1000 फर्नीचर और बढ़ा दिए तो 2000 फर्नीचर हो गए, लेकिन 6 महीने के बाद हमारे पास 1500 फर्नीचर रह गए। ये एक तरह का सकल और शुद्ध और मूल्यह्रास 3 चीजें आती है। तो सकल निवेश का मतलब होता है
ऐसा व्यय जिसमें सभी तरह का व्यय हो जाए। मतलब यदि आपने कोई नई चीज़ें खरीदी है, आप नए बांध का निर्माण कर रहे हो, नई नहर का निर्माण कर रहे हो, नई बिल्डिंग बना रहे हो या नई मशीन खरीद रहे हो, तो एक तो आपका नया निवेश हो जाता है जिसको कि अपन सकल निवेश कहते हैं। लेकिन साथ साथ में अपन क्या करते हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग के अंदर कोई खर्चा आता है, कोई टूट फूट हो जाती है, मशीनों के अंदर गिरावट आती है ना। जो मशीन आपने 50,000 में खरीदी, यदि आप 2 साल बाद इसको बेचोगे तो 50,000 थोड़ी ना उसका मूल्य होगा, उसका मूल्य 30-40,000 रहेगा। तो 10,000 की जो कमी हो गई वो क्या हो गया, मूल्यह्रास हो गया। तो सकल निवेश के अंदर क्या होता है, एक तो नई चीजों के ऊपर खर्चा प्लस पुरानी चीजों की मरम्मत का खर्चा, दोनों को प्लस कर दिया जाता है, तो हमारा बन जाता है सकल निवेश। आई बात समझ में। अब आपके पास 1,000 फर्नीचर था और आपने 1,000 फर्नीचर और ले आए हो, तो 1,000 पहले से था, 1,000 और ले आए और 1,000 में से 500 जो खराब हो गए है ना, तो अपना जो सकल निवेश के अंदर वो सबको जोड़ दिया तो वो अपना हो गया सकल निवेश। लेकिन 500 फर्नीचर तो टूट गया था जिसको अपन ने मूल्यह्रास कहा है, तो सकल निवेश में से हमेशा मूल्यह्रास को माइनस कर दो तो आपको शुद्ध निवेश मिलेगा। तो सकल निवेश को कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और शुद्ध निवेश को कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। इसको क्या कहते हैं, ग्रॉस, और इसको कहते हैं नेट। तो यहाँ पर अपन को ये बात याद रखनी है कि ग्रॉस मतलब सकल, सकल का मतलब होता है जिसमें नई चीजों, नई मशीनें खरीदने के ऊपर जो अपन ने व्यय किया है प्लस पुरानी चीजों को मरम्मत करने में जो व्यय किया है, सभी को मिक्स कर देते हैं तो सकल निवेश बन जाता है। लेकिन यदि हम सकल निवेश में से मूल्यह्रास, जो हमारी हानि हो रही है, जो घिसावट आ रही है, उसको माइनस कर देते हैं तो शुद्ध निवेश आ जाता है। यदि आपके पास शुद्ध निवेश है तो आप उसके अंदर मूल्यह्रास को प्लस कर दीजिए तो आपका वापस से क्या आ जाएगा, सकल निवेश आ जाएगा। तो आया बच्चों समझ में। हमने आज क्या क्या देख लिया। आज अपन ने देखा कि राष्ट्रीय आय की जब हम बात कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हमको 15 चैप्टर के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, उसके लिए हमने उपभोग वस्तुएं क्या है, पूंजीगत वस्तुएं क्या है, अंतिम वस्तुएं क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, उसको समझा, उनके उदाहरण देखे। साथ में अपन ने देखा कि निवेश किसे कहते हैं, तो उत्पादन पर किए जाने वाला व्यय निवेश होता है। प्रत्येक निवेश पहले मौद्रिक निवेश होता है, लेकिन जब वो निवेश अपन वस्तुओं के ऊपर अपन कर देते हैं तो वास्तविक निवेश बन जाता है और वास्तव में जो फायदा या प्रॉफिट होता है वो वास्तविक निवेश से ही बच्चों होता है। फिर मैंने आपको बताया था सकल निवेश और शुद्ध निवेश। तो उत्पादन कार्य के ऊपर, उत्पादन कार्य के लिए जितने भी प्रकार का खर्च होता है, जिसमें नई चीजों के ऊपर खर्चा प्लस पुरानी चीजों की मरम्मत या पुरानी चीजों के ऊपर जो हानि हो रही है, वो सारा जो निवेश होता है वो बच्चों कहलाता है सकल निवेश। लेकिन जो हमारी हानि होती है, जो घिसावट आती है, उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। तो सकल निवेश में से यदि हम मूल्यह्रास को माइनस कर दे तो बच्चों नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है, जिसको शुद्ध निवेश कहते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं निवेश की भी और टाइप बताऊंगी आपको, और नेक्स्ट जो अपनी वीडियो आएगी उसके साथ ही अपना 14 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को बच्चों अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आता है इसको डबल देखिए, और वीडियो के बाद में जो मैंने फोटो अपलोड किए उससे आप अपने नोट्स बना लीजिए ताकि आपका काम ईजी हो जाएगा। तो 14 चैप्टर की लास्ट जो अपनी वीडियो आएगी उसके लिए आप रेडी लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।